हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं ठोस अवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्न। इससे पहले भी आपके ठोस अवस्था के बहुविकल्पीय प्रश्नों के दो वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए हैं। और आज हमारे पास कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं? 37 क्वेश्चन हैं। और आप एक काम करोगे, चैट बॉक्स में अपने आंसर लिखोगे और देखोगे कि दूसरे बच्चों ने क्या आंसर लिखे हैं। दूसरी बात, आप एक नोटबुक पर ये नंबर इस तरह डालते रहोगे और अपना उत्तर लिखते रहोगे और चेक करते रहोगे कि आपका उत्तर सही है या गलत है। यदि आपका उत्तर सही है तो उस पर आप राइट का निशान लगा दोगे, और यदि आपका उत्तर गलत है तो क्रॉस का निशान लगाकर उसके बाद उसका सही उत्तर लिख दोगे। तो इस तरीके से आप लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे कि आपके इन 37 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। और ये प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और इन बहुविकल्पीय प्रश्नों से हमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है बेटे, तो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में पदार्थ के अस्तित्व को पुष्ट करती है? कौन सी स्थिति ऐसी है जो पदार्थ को ठोस अवस्था में होने के लिए एक सबूत है या ठोस अवस्था में होने देती है? इसमें ऑप्शन ए दे रखा है उच्च तापमान, ऑप्शन बी दे रखा है निम्न तापमान, ऑप्शन सी दे रखा है उच्च तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी दे रखा है दुर्बल सहसंजक बल। बताओ, इन चारों में से कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है? बताओ, लगाओ जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में उत्तर लिखो और अपने नोटबुक में भी लिखो उत्तर की पहले क्वेश्चन का क्या उत्तर आया है। जल्दी करो बेटे, बिल्कुल आलस्य को नहीं करना है, दूर भगाओ आलस्य को। अब मैं रेगुलर लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, आपको वीडियो रेगुलरली मिलता रहेगा। ठीक है बेटे, बताओ आंसर क्या है इसका। लगा दिया आंसर आपने? देखो, इन्होंने कहा है निम्न में से कौन सी स्थिति ठोस अवस्था में पदार्थ के अस्तित्व को पुष्ट करती है। देखो, ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने उच्च तापमान। यदि तापमान उच्च है तो पदार्थ शायद ठोस अवस्था में ना रह सके और वो पिघल जाए, गल जाए, अर्थात द्रव अवस्था में आ जाए। तो पहला उत्तर तो इसका हो ही नहीं सकता है। दूसरा दे रखा निम्न तापमान। हाँ, निम्न तापमान, यदि टेम्परेचर लो होगा तो पदार्थ के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होने से ऐसा हो सकता है कि वे अपने स्थान पर केवल कंपन कर सकें। और जिस अवस्था के कण या अणु या परमाणु केवल अपने स्थान पर कंपन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। तो सही उत्तर क्या है? बी हो सकता है, सी, उच्च तापीय ऊर्जा। यदि तापीय ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा भी आप इसे कह सकते हो, यदि बहुत ज्यादा है तो अणु अपने स्थान पर अर्थात कण अपने स्थान पर नहीं रुकेंगे, वे लगातार गति करते रहेंगे, और ऐसी अवस्था को आप ठोस अवस्था नहीं कह सकते हो। उसके बाद ऑप्शन डी दे रखा है दुर्बल सहसंजक बल। ठोस के अणुओं के बीच तो दुर्बल सहसंजक बल होता ही नहीं है, प्रबल होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? बी है। जिन बच्चों ने बी लिखा है उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, और जिसने बी नहीं लिखा है वो समझ जाओ कि निम्न तापमान पर ठोस अवस्था की पुष्टि होती है। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है? कौन सा गुणधर्म क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, यानी इनमें से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए, गलन की नियत व चारित्रिक ऊष्मा, ऑप्शन बी समदैशिक प्रकृति, ऑप्शन सी संपूर्ण क्रिस्टल में घटक कणों की व्यवस्था का एक नियमित अवधि वाला पुनर्वृत्त पैटर्न, ऑप्शन डी एक वास्तविक ठोस। बताओ सही उत्तर क्या है? जल्दी लिखो चैट बॉक्स में, अपनी कॉपी पे भी लिखो। जो आपने नोटबुक लिख रखी है, अपनी नोटबुक रख रखी है अपने पास, उसमें भी आंसर लिखते रहो लगातार। बताओ बेटे क्या आंसर है इसका। इन्होंने पूछा है कि क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा लक्षण नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस का ए दे रखा है गलन की नियत व चारित्रिक ऊष्मा। बिल्कुल होता है, क्रिस्टलीय ठोस की गलन की निश्चित ऊष्मा होती है। ठीक है। ऑप्शन बी है समदैशिक प्रकृति। समदैशिक प्रकृति तो बेटे अक्रिस्टलीय ठोस में होती है, यही तो अंतर है। अक्रिस्टलीय ठोस के गुण समदैशिक होते हैं, और जो क्रिस्टलीय ठोस है वो समदैशिक नहीं होता है, वो विषमदैशिक होता है। तो हमारा उत्तर बी ही सही है, दूसरे का भी बी ही सही है। सी इन्होंने दे रखा है संपूर्ण क्रिस्टल में घटक कणों की व्यवस्था का एक नियमित अवधि वाला पुनर्वृत्त पैटर्न।
हाँ बिल्कुल होता है। क्रिस्टलीय ठोस में एक नियमित पैटर्न होता है, एक नियमित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं सभी कण। और डी दे रखा है एक वास्तविक ठोस। हाँ भाई, क्रिस्टलीय ठोस तो एक वास्तविक ठोस है, ये बात तो पक्की है बिल्कुल। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? कौन सा है अक्रिस्टलीय ठोस? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज या कांच, ऑप्शन सी क्रोम एलम, ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। बताओ कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? लगाओ उत्तर जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी उत्तर लगाओ। चैट बॉक्स में भी लगाओ उत्तर जल्दी, और अपनी कॉपी में भी लिखो। बताओ कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है जो क्रिस्टलीय नहीं है? बताओ। बी, बिल्कुल सही आपने बताया बी। और इनमें केवल बी ही एक ऐसा पदार्थ है जो क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। ग्रेफाइट तो होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रोम एलम यानी फिटकरी भी होती है क्रिस्टलीय ठोस, सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है क्रिस्टलीय ठोस, पर क्वार्ट्ज कांच क्रिस्टलीय ठोस नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि कांच एक अतिशीतित द्रव होता है। कांच जब बहुत कई साल पुरानी खिड़कियों इमारतों में लगा हुआ कांच है, वो नीचे से मोटा हो जाता है, ऊपर से पतला हो जाता है। इसका मतलब उसमें बहने का गुण है। कांच तो एक सुपर कोल्ड लिक्विड है, अतिशीतित द्रव है, वो क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, उसे आप अक्रिस्टलीय ठोस ही कहोगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय आघूर्णों की स्कीमेटिक व्यवस्था को दर्शाता है? कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिनमें से इस टॉपिक को हटा दिया गया है, पर फिर भी इस क्वेश्चन को देख लो आप। इन्होंने पूछा है प्रतिलोह चुंबकीय इनमें से कौन सा हो सकता है? ऑप्शन ए में सारे डोमेन एक ही तरफ हैं, ऊपर की तरफ। ऑप्शन बी में सारे डोमेन नीचे की तरफ हैं। ऑप्शन सी में पहले दो डोमेन ऊपर, फिर नीचे, फिर दो ऊपर, फिर नीचे। और ऑप्शन डी को देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बताओ सही उत्तर क्या है? प्रतिलोह चुंबकीय के डोमेन कैसे होते हैं बताओ। लगाओ जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में भी उत्तर लगाओ, अपनी कॉपी पे भी लगाओ। लिख दिया बेटे? आलस्य ना करो, बिल्कुल भी उत्तर लिखो। लिख दिया? देखो मैं बताता हूं आपको एक बात। जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, इनके डोमेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं सारे डोमेन, और एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो इनमें से वो वाला ऑप्शन छांट लो जिसमें डोमेन आधे तो ऊपर हो आधे नीचे हो। देखो ऑप्शन डी को देखो, पहला तीसरा पांचवा। ठीक है, पहला तीसरा पांचवा ऊपर है, और इसके बराबर वाले क्या हैं? नीचे हैं। यानी ऊपर कितने हैं? तीन, और नीचे भी कितने हैं? तीन। ऊपर की तरफ भी तीन है, नीचे की तरफ भी दिशा तीन की है। इसका मतलब यही ऑप्शन डी ही प्रतिलोह चुंबकीय है या एंटी फेरोमैग्नेटिक है। तो डी उत्तर जिसने भी लगाया था उसका बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा क्वेश्चन देखो जरा। क्वार्ट्ज कांच के अपवर्तन गुणांक के मान के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए सभी दिशाओं में समान, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तन गुणांक, जिसे आप अपवर्तनांक भी कहते हो, वो सभी दिशाओं में एक जैसा है। बी भिन्न दिशाओं में भिन्न है, नहीं मापा जा सकता है, हमेशा शून्य है। बताओ सही उत्तर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आपने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़े हैं ना, उसके हिसाब से सही उत्तर लगाओ जल्दी चैट बॉक्स में, क्या होना चाहिए? जल्दी लगाओ चैट बॉक्स में उत्तर। पांचवे का कौन सा सही उत्तर है? भाई आपका जो क्वार्ट्ज कांच है, जो कांच है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है, और जब वो अक्रिस्टलीय ठोस है तो पक्की बात है कि उसमें दिशात्मक गुण होगा। उसमें बहुत सारे गुण ऐसे होंगे जो दिशात्मकता दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे? दिशात्मकता। दिशात्मक गुण का मतलब ये है कि जो सभी दिशाओं में एक जैसा हो, उसे कहते हैं दिशात्मक। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें दिशात्मकता नहीं पाई जाती है, डायरेक्शनल नहीं होते हैं। पर जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वे डायरेक्शनल होते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है जब चैप्टर आपको पढ़ाया था। तो इसके पांचवे का उत्तर क्या होगा? सभी दिशाओं में समान, क्योंकि अपवर्तन गुणांक या अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा गुण है जो सभी दिशाओं में समान होगा। तो पांचवे का उत्तर कौन सा बैठेगा? सभी दिशाओं में समान कौन सा है? ए। तो पांचवे का सही उत्तर ए है। देख लो आपका उत्तर सही है या गलत है। सही है तो उस पर राइट का निशान लगा दो, और यदि गलत है तो उस पर क्रॉस का निशान लगाओ और सामने लिखो आप सही उत्तर कौन सा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, ऑप्शन ए, गर्म किए जाने पर किसी निश्चित तापमान पर वे क्रिस्टलीय बन जाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? गर्म किए जाने पर किसी निश्चित तापमान पर वे क्रिस्टलीय बन सकते हैं। ऑप्शन बी, वे लंबे समय तक रखे जाने पर क्रिस्टलीय हो सकते हैं। ऑप्शन सी, अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके ढाला जा सकता है। ऑप्शन डी, उनकी प्रकृति विषम दैसिक होती है। लगाओ सही उत्तर। उनकी प्रकृति विषम दैसिक, एनाइसोट्रॉपिक होती है। सही उत्तर लगाओ जल्दी जल्दी से। लगा दिया बेटे सही उत्तर? कौन सा क्वेश्चन था ये? छठा क्वेश्चन था ना। देखो मैं बताता हूं, जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं वे तो बेटे सारे समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी देखो, इन्होंने कहा है कि उनकी प्रकृति विषमदैशिक होती है। विषमदैशिक तो होते ही नहीं है अक्रिस्टलीय ठोस, तो इसका मतलब ऑप्शन डी ही क्या है? सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर बनेगा डी। ये चीज ध्यान रखो, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो होता है विषमदैशिक, और अक्रिस्टलीय ठोस होता है समदैशिक। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। सातवां क्वेश्चन देखो जरा। क्रिस्टलीय ठोसों का सटीक गलनांक यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट रिक्त स्थान कारण से होता है। बताओ सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा है, क्रिस्टलीय जालक में छोटी दूरी पर घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था देखी जाती है। भाई क्रिस्टल जालक में छोटी दूरी पर तो नहीं होती व्यवस्था, तो बड़ी दूरी तक दीर्घ परात तक होती है। पहला तो उत्तर हो ही नहीं सकता है। बी दे रखा है, क्रिस्टल जालक में बड़ी दूरी पर घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था देखी जाती है। ये हो सकता है। बड़ी दूरी का मतलब दीर्घ पराती व्यवस्था होती है अवयवी कणों की एक निश्चित पैटर्न में रहने की। ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन सी, भिन्न दिशाओं में घटक कणों के समान व्यवस्था। अलग अलग दिशाओं में तो समान व्यवस्था होती ही नहीं क्रिस्टलीय ठोस में। यदि सभी दिशाओं में एक जैसी व्यवस्था होती ना, फिर तो हम कहते कि समदैशिक है क्रिस्टलीय ठोस। पर क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक तो नहीं होता है, विषमदैशिक होता है। सभी दिशाओं में एक जैसी व्यवस्था तो नहीं मिलती है। नंबर डी, भिन्न दिशाओं में घटक कणों की भिन्न व्यवस्था, यह कोई कारण नहीं है। सही कारण इसका बी है कि दूरी, इसमें दे रखा है क्रिस्टल जालक की बड़ी दूरी पर घटक कणों की एक नियमित व्यवस्था देखी जाती है। तो सातवें का बी सही है, क्योंकि दीर्घ परासी पैटर्न होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोसों की। देखते हैं आठवां क्वेश्चन। देखो आठवां क्वेश्चन देखो क्या है। क्रिस्टलों में आयोडीन अणु रिक्त स्थान द्वारा बंधे होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भाई आयोडीन के क्रिस्टल को यदि आप देखोगे तो आयोडीन के क्रिस्टल में आयोडीन के अणु कौन से बलों द्वारा बंधे होते हैं? ऑप्शन ए, लंदन बल। ऑप्शन बी, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन सी, सहसंयोजी आबंध। ऑप्शन डी, कोलंबिक बल। बताओ सही उत्तर क्या है? ये तो सिखा रखा है आपको। जल्दी बताओ सही उत्तर लिखो चैट बॉक्स में, जल्दी जल्दी। लिख लिया बेटे? लिख लिया सबने? देखो, जो आप आयोडीन होता है ना आपका आयोडीन, आयोडीन एक आणविक ठोस है। आपको पता है कैसा ठोस है? आणविक ठोस। और आणविक ठोस के अणु आपस में जुड़े होते हैं लंदन बलों द्वारा। ठीक है, कौन से बलों द्वारा? लंदन बलों द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें आप वंडरवाल फोर्सेस भी उसका ही एक हिस्सा है। तो आठवें का सही उत्तर क्या है? ए है। आठवें का ए है। देख लो आपने उत्तर क्या लगाया अपना, सही है या गलत है। नौवां क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क ठोस है? नेटवर्क ठोस कौन सा है बताओ? ए SO2, बी I2, सी हीरा, डी H2O। बताओ कौन सा नेटवर्क ठोस है? नेटवर्क ठोस का दूसरा नाम पता है ना आपको? दूसरा नाम होता है सहसंयोजक ठोस। अब देख लो सहसंयोजक ठोस कौन सा है। देखो कौन सा है सहसंयोजक ठोस। भाई SO2, I2 और H2O, ये तीनों आणविक ठोस हैं बेटे। इसमें सहसंयोजक ठोस केवल एक है, हीरा यानी कार्बन। हीरे में सारे कार्बन के पार्टिकल होते हैं ना, और वे सहसंयोजक बंधों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो नौवे का सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब देख लो आपने क्या लगाया उत्तर, चैट बॉक्स में अपने उत्तर लिखते रहो। 10वां क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का एक सुचालक नहीं है? कौन सा ठोस नहीं है सुचालक? ऑप्शन नंबर 1 पे दे रखा मैग्नीशियम सॉलिड।
ऑप्शन दो पे, सेकंड नंबर पे दे रखा TiO सॉलिड, ऑप्शन या तीसरे नंबर पे दे रखा I2 सॉलिड, ऑप्शन चौथे पे दे रखा है H2O सॉलिड। भाई कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? भाई पहले नंबर पे धातु है। धातु तो विद्युत की सुचालक होती है, आपको पता है धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अपने आंसर लिखो जल्दी से। ऑप्शन सेकंड है TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड भी विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन थर्ड दे रखा I2, I2 एक अध्रुवीय सह संयोजक यौगिक है या अध्रुवीय सह सॉरी आणविक। I2 एक आणविक ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या है? आणविक ठोस। ठीक है, अध्रुवीय अणु है ये। I2 क्या है? अध्रुवीय आणविक ठोस कह सकते हो आप इसे। और जब ये अध्रुवीय आणविक ठोस है तो इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, ना तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो इसमें मुक्त आयन होंगे, तो करंट को तो फ्लो कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब तीसरा नंबर जो I2 है वो उत्तर हो सकता है। चौथा देखो H2O, मैंने आपको सिखा रखा है कि शुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, सिखा रखा है ना। ज्यादातर बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जल विद्युत का सुचालक होता है, पर जल विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है जल, यदि वो शुद्ध है, जिसे आप कहते हो अशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर। तो इसलिए इसका सही उत्तर थर्ड और फोर्थ ये दोनों ऐसे हैं जो विद्युत के सुचालक नहीं है। अब देखो थर्ड फोर्थ कौन से में आ रहा। ए में दे रखा केवल फर्स्ट, बी में दे रखा केवल सेकंड, सी में दे रखा थर्ड फोर्थ, डी में दे रखा है सेकंड थर्ड फोर्थ। कौन सा सही है बताओ? तीसरा और चौथा किस में आ रहा है? सी में। तो 10वें का सी है सही उत्तर। 10वें का सही उत्तर क्या है? सी। आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा आयनिक ठोस का गुणधर्म नहीं है? बताओ कौन सा नहीं है आयनिक ठोस का गुणधर्म? ऑप्शन ए, गलित अवस्था में विद्युतीय चालकता का अत्यंत निम्न मान। निम्न में कौन सा आयनिक ठोसों का गुणधर्म नहीं है? आयनिक ठोस में क्या नहीं पाया जाता? गलित अवस्था में विद्युतीय चालकता का अत्यंत निम्न मान। ऑप्शन बी, भंगुर प्रकृति। हाँ, भंगुर प्रकृति तो होती है ठोस में, जो क्रिस्टलीय ठोस है। आयनिक ठोस तो भंगुर होते हैं। ऑप्शन सी, अन्योन्य क्रियाओं के अत्यंत प्रबल बल। आयनिक ठोसों में तो प्रबल आकर्षण बल होता ही है आयनों के बीच में, जिसे आप कहते हो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। या आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना बहुत मजबूत होती है ना। ऑप्शन डी, विषमदैशिक प्रकृति। अरे भाई कितनी बार पढ़ लिया। जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, आयनिक ठोस तो एक क्रिस्टलीय ठोस ही है, विषमदैशिक तो होगा ही। तो ऑप्शन ए तो देख लो। ऑप्शन ए में देखा है गलित अवस्था में विद्युतीय चालकता का अत्यंत निम्न मान। भाई आयनिक ठोस तो गलित अवस्था में विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं, और ये मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि 11वें का जो ए लिखा है इन्होंने वो गलत है। 11वें का कौन सा गलत है? ए। क्यों है गलत? क्योंकि 11वें के ए में यूं कह रहे कि आयनिक ठोस गलने के बाद विद्युत के कुचालक होते हैं। भाई आयनिक ठोस गलने के बाद ही तो सुचालक होते हैं, क्योंकि गलने के बाद ही तो उनके आयनों के बीच का बॉन्ड टूटता है और मुक्त आयन प्राप्त होते हैं, और वो मुक्त आयन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। देखो चलो कौन सा क्वेश्चन था ये? 11वां। 12वां क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। बताओ किसकी उपस्थिति के कारण सुचालक है? जल्दी जल्दी आंसर लिखो चैट बॉक्स में। किसकी उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है? मैंने आपको सिखा रखा कि ग्रेफाइट की व्यवस्था ऐसी होती है कि उसमें कार्बन के पास जो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता है। बताओ कौन सा उत्तर है? बी है इसका उत्तर। मुक्त सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण। सिखाया था ना ग्रेफाइट, कार्बन के बाहरी कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, जिसे आप कह सकते हो मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है ग्रेफाइट में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड तापमान के आधार पर चालक या विद्युत रोधी के रूप में व्यवहार करता है? ये तो याद करना पड़ेगा आपको। बताओ आपके हिसाब से सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा ऑक्साइड तापमान के आधार पर चालक या विद्युत रोधी के रूप में व्यवहार करता है? यदि ताप बदलोगे तो कभी तो वो चालक होगा, कभी वो कुचालक यानी विद्युत रोधी होगा। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है बताओ? सी है बेटे, सी, TiO3, टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड भी कह सकते हो आप इसे। 14वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे अपनी।
निम्न में से कौन सा ऑक्साइड धातुओं की भांति विद्युतीय गुणों को दर्शाता है? ये भी आपको याद करना पड़ेगा। उत्तर बताओ 14वें का सही उत्तर क्या है। ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन। बताओ कौन सा उत्तर है इसका सही 14वें का। 14वें का डी है, याद कर लो इसे। 13वें और 14वें को याद कर लो। 15वें पे आ जाओ। किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थान को रिक्त स्थान के द्वारा नहीं घेरा जा सकता है। बताओ, जो शुद्ध क्रिस्टल है जिसमें कोई दोष नहीं है उसे ही तो कहोगे शुद्ध क्रिस्टल। यदि क्रिस्टल में कोई दोष आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसे तो आप डिफेक्टेड क्रिस्टल कहोगे, दोषपूर्ण क्रिस्टल कहोगे, उससे शुद्ध क्रिस्टल तो आप कह ही नहीं सकते हो। तो किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थान को कौन किसके द्वारा नहीं घेरा जा सकता? अणु के द्वारा, आयन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, परमाणु के द्वारा। भाई क्रिस्टल जालक में अणु तो आ सकता है, क्रिस्टल जालक में आयन भी आ सकता है, क्रिस्टल जालक में परमाणु भी आ सकता है। उत्तर लिख दिया गया आपने। क्रिस्टल जालक में कौन नहीं आ सकता? इलेक्ट्रॉन। तो सही उत्तर सी है। किसके क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता? शुद्ध क्रिस्टल के, शुद्ध जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, किसी तरह का डिफेक्ट ना हो, ना तो पॉइंट डिफेक्ट हो, ना तो लीनियर डिफेक्ट हो, ना तो बिंदु दोष हो, ना तो रेखीय दोष हो। बिंदु दोष हमारे कोर्स में है, रेखीय दोष है ही नहीं हमारे कोर्स में। बिंदु दोष तो कई तरह के हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 15 था। 16वां देखो जरा, 16वां क्वेश्चन। ग्रेफाइट को रिक्त स्थान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बताओ ग्रेफाइट क्या नहीं है? चालक ठोस। हाँ भाई है। बताओ, तुम बताओ पहले क्या उत्तर है, चैट बॉक्स में उत्तर लिखो जल्दी से। चालक ठोस, नेटवर्क ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस। ग्रेफाइट क्या नहीं है इन चारों में से? बताओ। सही सही लिख रहे कुछ बच्चे, सही लिख रहे, कुछ लिख ही नहीं रहे, कुछ गलत लिख रहे। बताओ ग्रेफाइट कैसा ठोस है? बताओ भाई। ग्रेफाइट चालक ठोस है, हाँ पक्की बात है। नेटवर्क ठोस है, क्योंकि सहसंयोजक ठोस का दूसरा नाम नेटवर्क ठोस होता है, और ग्रेफाइट एक सहसंयोजक ठोस है। और सहसंयोजी यौगिक बी नेटवर्क ठोस कह दो या सहसंयोजी ठोस कह दो, एक ही तो बात है। डी आयनिक ठोस। भाई ग्रेफाइट कोई आयनिक ठोस थोड़ा ही होता है। तो 16वें का उत्तर क्या है सही? डी। 16वें में पूछा था कि ग्रेफाइट इनमें से क्या नहीं है? आयनिक ठोस नहीं है। 17वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर अपनी जल्दी से। अंतराकाशी स्थानों में धनायन रिक्त स्थान में उपस्थित होते हैं। बताओ कौन सा ऐसा डिफेक्ट है जिसमें धनायन कहाँ आ जाते हैं? अंतराकाशी स्थान में। बताओ कौन सा ऐसा डिफेक्ट है? फ्रैंकल है, शॉटकी है, रिक्ति का दोष है, या धातु न्यूनता दोष है? बताओ जल्दी उत्तर। उत्तर बताओ बेटे जल्दी। 17वें का सही है। लिखो जल्दी, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना आप। दूसरों को देखो कितने झंडे गाड़ रखे उन्होंने। तुम देखो तुमने क्या कर रखे। देखो भाई, ऐसा कौन सा दोष है जिसमें धन आयन अंतराकाशी स्थान या अंतराकाशी स्थल यानी कणों के, परमाणुओं के बीच में आ जाते हैं? कौन सा दोष है? फ्रैंकल डिफेक्ट। ए होगा इसका उत्तर। 17वें का क्या होगा? ए। 18वां क्वेश्चन देखो जरा। शॉटकी दोष क्रिस्टलों में तब देखा जाता है जब ऑप्शन ए कुछ धनायन अपने जालक स्थान से अंतराकाशी स्थानों की ओर गति करते हैं। भाई ये तो नहीं होता है, ये कोई शॉटकी डिफेक्ट थोड़ा ही है। आप बताओ उत्तर क्या होगा? बी देखो क्या है। धनायन व ऋणायन की समान संख्या जालक से छूट रही है, होती है। ऑप्शन सी कुछ जालक स्थान इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरे जाते हैं। ऑप्शन डी जालक में कुछ अशुद्धि उपस्थित होती है। क्या लिख दिया? बताओ बताओ क्या है सही उत्तर? लिख दिया आपने। सही उत्तर है बी। क्या है सही उत्तर? बी। 19वां क्वेश्चन देखो जरा। पी प्रकार के अर्धचालकों द्वारा अर्जित आवेश के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है? पी प्रकार के अर्धचालकों द्वारा अर्जित आवेश। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी पी अशुद्धि की सांद्रता पर निर्भर करता है। बताओ सही उत्तर क्या है? पी प्रकार के अर्धचालक पर क्या आवेश आएगा? कैसा आवेश आता है? लगा दिया आपने उत्तर? इसका सही उत्तर है बेटे बी उदासीन। अर्धचालक पर कोई आवेश नहीं आता है, उसके अंदर या तो होल्स बन जाते हैं या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसके कारण वो विद्युत का सुचालक बन जाता है, उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसमें, कोई आवेश नहीं। किसी तरह के आवेश का बारे में हमने बात ही नहीं करी कि पूरे टुकड़े पे, अर्धचालक के टुकड़े पे कोई आवेश आ गया, ऐसा तो नहीं हमने कहा।
हमने कहा या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां बढ़ गए या फिर वहां होल्स बढ़ गए, ऐसा ही तो कहा है। ये था 19वां क्वेश्चन। 20वां देखो, सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए इसे रिक्त स्थान संयोजकता वाले पदार्थ के साथ डोप किया जाना चाहिए। यानी सिलिकॉन में कौन से कितने संयोजकता वाले अशुद्धि को आप घोल दोगे, मिला दोगे, डोपिंग करोगे, जिससे एन टाइप का आपको सेमीकंडक्टर मिले। बताओ, जिस पदार्थ को आप घोल दोगे उसके अंदर, जिस पदार्थ को उसके अंदर मिलाओगे, उसकी संयोजकता 2 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। शर्त यह है कि हमें सिलिकॉन अर्धचालक, सिलिकॉन को एन टाइप का अर्धचालक बनाना है, एन टाइप। बताओ, सही उत्तर लिखो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। पढ़ा रखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको, क्या होना चाहिए भाई? यदि आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें ऐसी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी जिसकी संयोजकता सिलिकॉन से ज्यादा हो। यानी सिलिकॉन तो चौथे वर्ग का, 14वें वर्ग का है, और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजकता 4 है। तो ऐसा मिलाना पड़ेगा जिसकी बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसा क्या है 4 से ज्यादा? बताओ। 5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 5 होने चाहिए। सही उत्तर इसका डी है। क्या है सही उत्तर? डी। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 21 पर। फलक केंद्रित यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या रिक्त स्थान होती है। यह तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। बताओ, एफसीसी में कौन सी रिक्तियां पूछी हैं इन्होंने? एफसीसी में कौन सा क्वेश्चन है? 21वां। एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। पहले तो मुझे यूं बताओ, सही उत्तर आपके हिसाब से क्या है? 6, 8, 10, 12। बताओ, एफसीसी में चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती हैं? एफसीसी में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? बताओ, कुल कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है ना, 4। और आपको पता है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n। कितनी होती है? 2n। तो 2n है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। तो इसका मतलब 8, देखो कौन सा उत्तर सही है? 8 है इसका बी। तो 21वें का बी होगा सही उत्तर। 21वें का क्या होगा? बी। 22वां देखो, निम्न में से कौन सा बिंदु दोष एजीबीआर क्रिस्टलों के द्वारा दर्शाया जाता है? नंबर 1 शॉर्टकी, नंबर 2 फ्रैंकल, नंबर 3 धातु आधिक्य, नंबर 4 धातु न्यून। बताओ, बताओ एजीबीआर में कौन सा डिफेक्ट मिलता है? कई बार करा दिया क्वेश्चन, लिखो जल्दी। बिल्कुल सही ऑप्शन ए में दे रखा फर्स्ट एंड सेकंड, बी में दे रखा थर्ड फोर्थ, सी में दे रखा फर्स्ट थर्ड, डी में दे रखा सेकंड फोर्थ। सही उत्तर बताओ कौन सा है? एजीबीआर को रट्टा मार लो बिल्कुल एकदम। एजीबीआर में फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों मिलते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है। यानी पहला और दूसरा दोनों सही है, ए ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है सही 22वें का। 23वां क्वेश्चन देखो, किस युग्म में सर्वाधिक संकुलन संकुलन दक्षता उपस्थित है? ये तो याद कर लो बिल्कुल, आप ये वाला याद कर लो। ऑप्शन बी एससीपी एंड बीसीसी, ऑप्शन बी एससीपी एंड सीसीपी, ऑप्शन सी बीसीसी सीसीपी, ऑप्शन डी बीसीसी एवं सरल घनीय तो हो ही नहीं सकता है। सबसे ज्यादा जो आपको पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी, यानी संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा मिलेगी, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में मिलेगी, यानी कि बी में। बी। 23वें का बी है सही उत्तर। 23वें का सही उत्तर क्या है? बी। 24वें क्वेश्चन पे आओ। अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान की प्रतिशतता होती है। कितना रिक्त स्थान होगा? 74%, 68%, 32%, 26%। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है घुमा के पेपर में। उन्होंने हमारे से अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था का मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बीसीसी। बीसीसी में उन्होंने हमारे से पूछा है कि रिक्त स्थान कितना होगा। वैसे सारे पूछते हैं संकुलन क्षमता कितनी होगी, उसकी परसेंटेज बताओ, संकुलन प्रतिशतता। तो आप क्या करोगे, जो बीसीसी होता है उसमें संकुलन प्रतिशतता 68% होती है, तो 100 में से 68 घटा दो ना आप। 100 में से 68 घटाओगे तो क्या आएगा? 32। देखो 32 कौन सा उत्तर है? 24वें का सी है ना, तो सी होगा इसका सही उत्तर। ऐसे क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। 24वें का सही उत्तर क्या है? सी। 25वां क्वेश्चन देखो, षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है?
ऑप्शन ए समन्वय संख्या 12 बिल्कुल है सही। ऑप्शन बी आप लगाओ पहले उत्तर, फिर बताऊंगा मैं। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में उत्तर लगाओ 25वें का। ऑप्शन बी दे रखा है इसकी संकुलन दक्षता 74% है। ऑप्शन सी दे रखा है दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियां तीसरी परत के गोलों द्वारा घिरी होती हैं। ऑप्शन डी दे रखा है इस व्यवस्था में चौथी परत के गोले पहली परत के साथ ठीक रूप से मिले यानी अलाइंड होते हैं। बताओ कौन सा गलत है इनमें से। षटकोणीय निबिड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग एससीपी। ऑप्शन ए आपने लगा दिया गया उत्तर। ऑप्शन ए दे रखा समन्वय संख्या 12 बिल्कुल सही है। संकुलन क्षमता 74% बिल्कुल सही है। दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियां तीसरी परत के गोलों के द्वारा घिरी रहती हैं बिल्कुल सही है। ए बी ए बी ए बी ए बी। तो दूसरी पे तीसरी, दूसरे के रिक्तियों को तीसरा ढकेगा, चतुष्फलकीय रिक्तियों को। जो पहली परत होगी वो तीसरी परत जैसी होगी बिल्कुल। ए बी ए बी ए बी व्यवस्था होती है इसमें। डी दे रखा इस व्यवस्था में चौथी परत के गोले पहली परत के साथ ठीक अलाइन होते हैं। भाई चौथी परत के गोले तो अलग हो जाएंगे। यदि पहली परत का ए है तो चौथी परत तो बी आएगी। ठीक है, ए बी देख लो, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो इसमें गलत कौन सा है? डी है। 25वें का डी है। 26वां क्वेश्चन देखो आप जल्दी से। अच्छा 26वां क्वेश्चन, निम्न में से किस संरचना में, 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरचना में संकुलित संरचना में धनायन व ऋणायनों के लिए समन्वय संख्या समान होगी? ऑप्शन ए Cl नेगेटिव आयन FCC जालक का निर्माण है तथा Na पॉजिटिव आयन इकाई सेल की सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरता है। NaCl दिया है इन्होंने। भाई ये तो उत्तर ए ही बनेगा, आपको पता है। मैंने आपको सिखा रखा है कि NaCl में Na पॉजिटिव की जितनी समन्वय संख्या होती है उतनी Cl नेगेटिव की होती है। कितनी होती है? 6 होती है ना, करवा रखा है याद आपको। 27वां क्वेश्चन देखो, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना में समन्वय संख्या क्या होती है? बताओ। द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना, ऐसा ही तो होगा। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना, ऐसा ही तो होगा। बताओ समन्वय संख्या। इस गोले को देखो कितनों को टच कर रहा है? 1 2 3 4 को टच कर रहा, तो कितनी होगी? 27वें का उत्तर क्या होगा? 27वें का 4 होगा उत्तर। 4 कौन सा है? सी है, सी। 28वां क्वेश्चन देखो, डोपिंग के द्वारा किस प्रकार के दोष प्रस्तुत होते हैं? यदि आप डोपिंग करोगे तो कौन से डिफेक्ट आपको दिखाई देंगे? डिसलोकेशन, जिसे विस्थापनीय कहते हो आप, शॉर्ट की, फ्रैंकल, इलेक्ट्रॉनिक। बताओ सही उत्तर क्या है? लगा दिया सही उत्तर। 28वें का सही उत्तर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मिलेंगे आपको, यानी डी, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट मिलेंगे। या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे या इलेक्ट्रॉन की जगह जहां इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वहां होल बन जाएंगे, पॉजिटिव होल। ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। 29वां क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य अशुद्धि के साथ डोप किया गया सिलिकॉन रिक्त स्थान बनाता है। बताओ क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन बाहुल्य यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन फालतू हैं सिलिकॉन से, ऐसी अशुद्धि को आपने मिला दिया तो पी टाइप का बनेगा, एन टाइप का, या इंट्रिंसिक बनेगा, या विद्युत रोधी। लगा दिया उत्तर। बताओ ज्यादा संयोजकता वाली अशुद्धि मिश्रित कर दी तो कौन सा बनेगा अर्धचालक? एन टाइप बनेगा, पी टाइप? एन टाइप बनेगा ना, बी उत्तर होगा बेटे इसका, बी। 30वां देखो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। बिल्कुल सही। आप बताओ लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकित नहीं किया जा सकता है। सी, प्रति लोह चुंबकीय पदार्थों में डोमेन्स एक दूसरे के संगत विपरीत रूप से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनों को युग्मीकरण प्रति चुंबकीय पदार्थों में उनके चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है। बताओ सही उत्तर क्या है? कौन सा सही नहीं है? लगा दिया उत्तर। बेटे सही नहीं है ये, बी। बी नहीं है सही। क्यों नहीं है सही? मैं बताता हूं। बी में इन्होंने कहा है लोह चुंबकीय पदार्थों को स्थायी रूप से चुंबकित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है चुंबकित, 100% चुंबकित किया जा सकता है। लोह चुंबकीय पदार्थ ही परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से क्या आयनिक ठोसों के बारे में सही नहीं है? कौन सा आयनिक ठोसों के बारे में सही नहीं है? नंबर ए, बड़े आयन निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। ऑप्शन बी,
छोटे आयन उनके आकार के आधार पर या तो चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियां बनाते हैं। ऑप्शन सी, सभी रिक्तियों का घेराव आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी, चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरा गया अंश रिक्तियों को घेरने वाले आयनों की त्रिज्याओं पर निर्भर करता है। यह क्या बात हुई भाई? सही इन्होंने पूछा है कि सही नहीं है, तो डी ही सही नहीं है। कौन सा गलत है? डी। इन्होंने डी में कहा है चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियों का घेरा गया अंश रिक्तियों को घेरने वाले आयनों की त्रिज्याओं पर निर्भर करता है, त्रिज्याओं पर नहीं निर्भर करता है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखो 32, एक लोह चुंबकीय पदार्थ तब स्थायी चुंबक बन जाता है जब इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। क्यों क्यों बन जाता है वो चुंबक? जब इस लोह चुंबकीय पदार्थ को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो चुंबक क्यों बन जाता है? ऑप्शन ए, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में विन्यासित हो जाते हैं। बिल्कुल सही, इसका उत्तर ए ही होगा। क्या होगा? ए। 33वां क्वेश्चन देखो, विभिन्न प्रकार की इकाई सेलों में संकुलन क्षमता का सही क्रम है। बस इसे याद करना पड़ेगा बेटे, आपके हिसाब से बताओ सही क्या है। एफसीसी सबसे कम, फिर बीसीसी, फिर सरल घनीय। इसे तो आप याद कर लो, बिल्कुल मैंने आपको सिखा रखा है चैप्टर में। डी उत्तर होगा इसका। एफसीसी सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता, फिर बीसीसी की, फिर सरल घनीय की संकुलन क्षमता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा इस बार क्वेश्चन? 34वां। 34वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस दोष को विस्थानीकृत या विस्थानीकरण, डी लोकेलाइजेशन, डी लोकेशन डिफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है? बताओ। फ्रेंकल, शॉर्टकी, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, सरल अंतराकाशी। कौन सा डिफेक्ट है जिसे आप विस्थानीकरण या विस्थापनीय दोष कहते हो? बताओ कौन सा है? पढ़ा रखा है मैंने आपको। कौन सा है? लगा दिया उत्तर। यो है बेटे ए, फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में जो आयन है वह अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशी स्थल में आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं इसे डी लोकेशन डिफेक्ट या विस्थापनीय दोष या विस्थानीकरण दोष। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35, किसी घनीय निबिड़ संकुलन में इकाई सैलमी होती हैं। बताओ, घनीय निबिड़ संकुलन में इकाई सैल में क्या होते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या दिया है? 4 चतुष्फलकीय रिक्तियां जिनमें से प्रत्येक 4 सन्निकटन इकाई सेल्स के द्वारा साझा की गई होती हैं। ऑप्शन बी, इकाई सेल के अंदर 4 चतुष्फलकीय रिक्तियां। ऑप्शन सी, 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां जिनमें से प्रत्येक 4 सन्निकटन इकाई सेल के द्वारा साझा की गई होती हैं। ऑप्शन डी, इकाई सेल के अंदर 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां। बताओ, 8 चतुष्फलकीय रिक्तियां। सही उत्तर डी है। क्या है सही उत्तर? डी। ठीक है, कौन सा उत्तर सही है? डी है। आप देख लो आपने क्या उत्तर लगाया है। किसी घनीय निबिड़ संकुलन में, घनीय निबिड़ संकुलन में यदि आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालोगे 4 आएंगे, और जब 4 पार्टिकल आएंगे तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है 2n, तो 4 दूनी 8। इसलिए यहाँ चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होंगी? 8 होंगी, इसलिए उत्तर लगाया। अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक। देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखो आप। 36 में इन्होंने कहा है एफसीसी, बीसीसी एवं सरल घनीय इकाई सेल को निर्मित करने वाले गोलों की त्रिज्या के रूप में इकाई सेल की कोरों की लंबाई क्रमशः है। सिखा रखे हैं तीनों फार्मूले। बताओ कोरों की लंबाई के फार्मूले क्या हैं? एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए और सरल घनीय के लिए। याद है? कौन सा उत्तर है बताओ सही? लिख दिया आपने आपका उत्तर? सही उत्तर है इसमें ए। क्या है? ए। 37वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा ठोसों में चालकता के सही क्रम को निरूपित करता है? चालकता का सही क्रम हमें बताना है कौन सा है। इसे तो आप याद कर लो, वैसे मैंने आपको सिखा रखा है। इसका सही उत्तर होगा ए। देखो, ए, धातु की चालकता बहुत ज्यादा है। धातु से कम चालकता किसकी है? विद्युत रोधी की बहुत कम है। और सबसे विद्युत रोधी से थोड़ी ज्यादा किसकी होती है? अर्धचालक की। इस क्रम को तो आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको अब क्या करना है, जितने आपके सही उत्तर आए हैं वो लिख के मेरे पास कमेंट कर दो कि 37 में से सर मेरे इतने सही हैं। ठीक है बेटे, बस मैं अब दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आपको कल कराऊंगा। आप बस मेहनत और ईमानदारी से तैयारी अपने करते रहो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है बेटे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्यूशन उसका करने की।
मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज रहती है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, ड्यूटी भी करनी होती है और अपनी फैमिली को भी देखना होता है, और भी बहुत सारे काम है, सारे काम नहीं बताए जा सकते। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय।